नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज का प्रथम उपन्यास माया जाल पार्ट 5। कविता बाला। स्वयं को संभालते ही वह दोनों बच्चियों से संबोधित हुआ। अगर तुम लोग ठीक हो तो मैं जरा इस इलाके और घाटी के बारे में जानने की कोशिश करूं। अंकल सिस्को को भी साथ ले ले, दूसरे लोगों के साथ। हाँ, तुम फिक्र न करो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, प्रोफेसर दयाल ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। लगभग 1 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई यह घाटी पहाड़ियों के बीच एक गड्ढे की हैसियत रखती थी। चारों तरफ पहाड़ों की ऊंची दीवारें थीं, जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, इन दीवारों में गुफाओं के दहाने नजर आ रहे थे। एक तरफ ऊंचाई से झरना गिर रहा था, जो एक छोटी सी नदी बनाता हुआ एक पहाड़ी दीवार के सुराख में लुप्त हो न जाने किधर जाता था। यह जगह हरी भरी थी, ऊंचे घने वृक्षों की बहुतायत भी थी। कई जगह सांप व दूसरे विषैले जानवर भी नजर आए। अलबत्ता दूसरे किसी जानवर का अस्तित्व नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक चीज वह चश्मा था, जिससे भाप उठ रही थी। चश्मे के किनारे दूर दूर तक धरती खुश्क थी। प्रोफेसर चश्मे के किनारे पहुंच गया। वह उस भाप का रहस्य जानना चाहता था। उसने चश्मे के पानी में हाथ डाला। पानी काफी गर्म था और उसमें गंधक की बू शामिल थी। यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि चश्मे के नीचे गंधक की खान है। यह पानी घावों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता था और इसे ठंडा करके प्रयोग किया जा सकता था। प्रोफेसर वहां से भी आगे बढ़ गया। वह घाटी के 3 हिस्से देख चुका था और अब उसका रुख चौथे हिस्से की तरफ था। यहाँ उसने दीवार में एक विशाल सुराख देखा। किसी बहुत बड़े गार का दहाना था यह। प्रोफेसर गार के पास पहुंच गया और फिर कुछ सोचकर वह गार में दाखिल हो गया। गार प्राकृतिक ही थी, लेकिन कुदरत ने इसमें इंसानी जिंदगी की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी थी। जगह जगह से सुराखों से रोशनी आ रही थी, जिससे गार में भरपूर उजाला था। एक बड़ा सा सपाट व समतल हाल था। वहां आनंददायक सी तपिश फैली हुई थी। दीवारें सपाट थी और सीलन इत्यादि का भी नामो निशान नहीं था। फिर प्रोफेसर की निगाह एक दरवाजे पर पड़ी और वह उछल पड़ा। हाँ, वह दरवाजा ही था। पत्थर की एक सिल को ही दरवाजे की शक्ल में तराशा गया था, लेकिन वह सिल कुदरती नहीं थी, किसी इंसानी हाथों का कारनामा ही लग रही थी। यानी यहाँ इंसानी कदम आ चुके हैं। लेकिन क्या अब भी यहाँ कोई इंसान रहता है? लेकिन किस किस्म का इंसान? दरवाजे की बनावट से मालूम होता था कि जिस किसी ने भी उसे तराशा है, वह आधुनिक सभ्यता से पूर्णतः परिचित है। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर उसने दरवाजे पर बल का प्रयोग किया। अधिक जोर लगाने की जरूरत ही न पड़ी थी। दरवाजा मामूली से दबाव से ही खुल गया था। दूसरी तरफ भी एक हॉल था, वैसा ही साफ सुथरा व रोशनी से भरपूर हॉल। लेकिन इस हॉल में और भी कुछ था, जिसे देखकर प्रोफेसर की आंखें हैरत से फैल गई। हॉल में नक्श तराशी का फर्नीचर मौजूद था, जो था तो प्राचीन ढंग का, लेकिन बहुत उत्कृष्ट व बहुमूल्य नजर आ रहा था। दीवारों पर उत्तम और कीमती कपड़े के पर्दे लटक रहे थे और एक झीने व पारदर्शी पर्दे के पीछे एक और दरवाजा नजर आ रहा था। प्रोफेसर के दिल में अजीब से विचार आ रहे थे, पर उसने अभी इस बारे में गंभीरता से सोचना उचित नहीं समझा। इन अविश्वसनीय परिस्थितियों में उसे हर घटना के लिए तैयार रहना चाहिए था। फिलहाल उसने इस जगह को उपयुक्त समझते हुए यही उचित समझा कि दोनों बेटियों को भी यहीं ले आए, और फिर उसने निसंकोच ही एक तरफ का पर्दा जोर लगाकर फाड़ लिया। नफीस व कोमल रेशमी पर्दा लेकर वह दरवाजे से बाहर आया और फिर बाहरी हॉल से भी बाहर आ गया। गंधक के चश्मे के पास पहुंचकर उसने पर्दा पानी में भिगो दिया और उसे उठाए हुए वापस चल पड़ा। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद बाला उसे जहाज वालों के भयावह अंत के बारे में बता चुकी थी। बाप को देखकर उन दोनों ने आंसू पोंछ लिए। प्रोफेसर ने संक्षेप में ही उन्हें इस घाटी के बारे में बताया, उस गुफा के बारे में बताया, तो दोनों लड़कियों के दिल में उसे देखने की उत्सुकता जाग उठी। वह गार किसका है? वहां कौन है? इससे हमें कोई मतलब नहीं। संभव है वहां से हमारी जरूरतें पूरी हो सके, इसलिए मैं वहां रहने का फैसला कर चुका हूँ। क्या ख्याल है?
हम तो पहले से ही उस गार को देखने को उत्सुक हैं डैडी। प्रोफेसर ने तब गर्म पानी से भीगे उस कपड़े से दोनों के चेहरे साफ किए। तुम उन पर्दों से अपने लिए लिबास तैयार कर सकती हो, उसके बाद ही तुम्हें इन रक्त रंजित कपड़ों से छुटकारा मिल सकेगा। उसने उनके चेहरे साफ करके कहा और उन्हें साथ लेकर चल पड़ा गार की ओर। थोड़ी ही देर बाद वे उस गार में दाखिल हो रहे थे। इस रहस्यपूर्ण गुफा का साजो सामान देख बाला और कविता भी अपने साथ पेश आने वाले भयानक हादसे को भूल वहां की एक एक चीज को हैरत से देखने लगी। इस दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है डैडी? बाला ने पूछा। मालूम नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, मैं यहीं से वापस हो गया था। डैडी देखें? बाला अपनी उत्सुकता दबा नहीं पा रही थी। हाँ आओ, प्रोफेसर दयाल ने कहा और फिर वे तीनों इस बंद दरवाजे के पास पहुंच गए। धीरे से धकेलने पर ही यह दरवाजा भी खुल गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी खुशबू उनकी नाक से टकराई। बड़ी मनमोहक खुशबू थी। हाँ, दरवाजे के अंदर का वातावरण कुछ अंधकारमय ही था, लेकिन इतना भी नहीं कि वहां की चीजों को देखा ना जा सके। प्रोफेसर ने अंदर कदम रखा और फिर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। यह एक भव्य सुव्यवस्थित प्रयोगशाला थी। हॉल नुमा इस कक्ष में चारों तरफ अलमारियां बनी हुई थी। इन अलमारियों में प्राचीन युग की चमड़े की शीशियां और मर्तबान चुने हुए थे। एक तरफ फर्श से छत तक बनी हुई अलमारी में ऊपर तक मोटी मोटी किताबें सजी हुई थी, जिनकी जिल्दें चमक रही थी। बीच में शीशे के फ्लास्कों व मर्तबानों का एक जाल फैला हुआ था। निस्संदेह ही उसे एक भव्य साइंस लेबोरेटरी कहा जा सकता था। प्रोफेसर इस पूरे कारखाने को चमकती निगाहों से देखने लगा। उसे एक ऐसा अनोखा सा एहसास हो रहा था जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रहा था। उसने अपने शुष्क होठों पर जीवा फेरते हुए दोनों लड़कियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर भी तो अविश्वास व हैरत के गहरे भाव उजागर थे। एकाएक बाला ने प्रोफेसर का बाजू पकड़ लिया और सरसराती हुई आवाज में बोली, डैडी डैडी, वह क्या है? वह क्या? कहाँ? प्रोफेसर दयाल ने चौंक कर उसके इशारे की दिशा में देखा और एक क्षण के लिए वह रहस्यमय दृश्य देखकर उसके दिल में भी सर्द लहरें उठने लगी। वह शीशे का बना हुआ एक खूबसूरत ताबूत था, जिसके अंदर भी साफ देखा जा सकता था। ताबूत में गुलाबी रंग का कोई घोल ऊपर तक भरा हुआ था और इस घोल में एक इंसानी जिस्म तैर रहा था। ताबूत का ढक्कन बंद था और उसके ठीक ऊपर चांदी की बनी हुई एक बहुत बड़ी बोतल औंधी लटकी हुई थी। इस बोतल का चौड़ा मुंह शायद बंद था, लेकिन उस बंद मुंह में कोई नन्हा सा सुराख भी था, जिससे एक चमकदार बूंद एक अंतराल से ताबूत पर टपक रही थी। ऐसा लगता था जैसे ताबूत पर चिंगारियां गिर रही हों और फिर शायद यह बूंद भी उस गुलाबी द्रव्य में मिल जाती थी, क्योंकि उसके बने निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इस रहस्यमय गार में यह ताबूत और उसमें मौजूद इंसानी जिस्म नजर आने के बाद यहाँ रुकना कठिन काम था। लेकिन प्रोफेसर एक मजबूत दिल इंसान था। उसे मौत व जिंदगी की हकीकत मालूम थी, लेकिन थोड़ी सी कायरता इन लड़कियों की वजह से पैदा हो सकती थी। लेकिन वह जा भी कहाँ सकता था? पूरी घाटी का निरीक्षण वह कर चुका था। शरण के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित व आरामदायक जगह और कहीं नहीं थी, बल्कि बाहर तो विषैले कीट जंतुओं की भरमार थी। अगर इस रहस्य में गार से निकल भी जाता तो बाहर की दुनिया इससे भी खौफनाक थी। भगवान इन लड़कियों के दिल मजबूत करे, उसने दिल से दुआ मांगी और दोनों लड़कियों के बाजू पकड़ अपने करीब कर लिया। बाला ने बहन की तरफ देखा और कविता मुस्कुरा दी। उनकी अवस्था पर निश्चिंत हो प्रोफेसर ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वह समझ गया था कि इस भयावह नजारे का कोई कुप्रभाव लड़कियों के दिलो दिमाग पर नहीं पड़ा था। उत्साहित सा ही वह बोला, आओ देखें यह बुजुर्ग कौन है और इन्हें इस लंबे स्नान की जरूरत क्यों पड़ी? यह रहस्यमय घाटी क्या इन्हीं की मिल्कियत है या यह भी हमारी तरह किसी भय से यहाँ छुपे हैं? कहते हुए वह लापरवाही से आगे बढ़ा और वे तीनों उस रहस्यमय ताबूत के पास पहुंच गए। निकट पहुंचने पर ताबूत के अंदर का वह इंसानी जिस्म साफ नजर आने लगा। उन्होंने देखा और देखते ही रह गए। वह एक जवान मर्द था। उसके जिस्म पर
प्राचीन रंग रूप का एक खूबसूरत लिबास था जो घोल में डूबा होने के बावजूद भीगा हुआ नहीं लग रहा था। उसका चेहरा शीशे की भांति चमकदार था। हल्का सा नीलापन लिए खूबसूरत बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें शांत भाव से ही बंद थी। ऐसा लगता था जैसे वह एक सुकून की नींद सो रहा हो। वे तीनों मुंह खोले उसे देखते रहे। सौंदर्य की कोई इंसानी कल्पना हो सकती है तो इससे बढ़कर नहीं हो सकती थी। ऐसा संतुलित व सुडौल जिस्म, ऐसा आकर्षक चेहरा इससे पूर्व किसी के देखने में नहीं आया होगा। वह यूनानी मूर्ति कला की सबसे हसीन कृति नजर आता था। दोनों लड़कियां उससे अत्यधिक प्रभावित मालूम हो रही थीं। न जाने कितनी ही देर वे मूर्तिवत से खड़े उसे निहारते रहे। उसके चेहरे पर से निगाह हटाने को जी ही नहीं जा रहा था। फिर प्रोफेसर दयाल ही जैसे होश में आए। ओह, यह कामरूप का राजकुमार तो बेमिसाल है। क्या ख्याल है इन महोदय से परिचय प्राप्त किया जाए? और प्रोफेसर की आवाज ने दोनों लड़कियों को चौंका दिया। खोई खोई सी वे कितनी ही देर तक अपने बाप को देखती रही। फिर बाला चारों तरफ निगाहें दौड़ाती हुई बोली, यहाँ कोई और भी तो हो सकता है डैडी। शायद हो, पहले उसे तलाश किया जाए। आइए देख लें। वे तीनों ताबूत के पास से हट गए और गुफा के दूसरे हिस्सों की तलाशी लेने लगे। प्रोफेसर दयाल ने ऊंची आवाज में 2-3 बार पुकारा भी। वह किसी अज्ञात व्यक्तित्व को पुकार रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कोई नहीं है, उसने धीरे से कहा। मुमकिन है गार के दूसरे हिस्सों में कोई हो। आपने वह सुरंग देखी है डैडी? ओह हाँ, आओ उधर भी एक नज़र देख लें। परंतु मुझे आशा नहीं है कि यहाँ हमें किसी मानव के दर्शन हो, प्रोफेसर दयाल ने कहा और फिर दोनों बेटियों के हाथ पकड़कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसकी दूसरी तरफ एक खूबसूरत कमरा था। उस सुरंग का मुंह इसी कमरे में नजर आ रहा था। वह सुरंग के मुंह पर पहुंच गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि राहदारी नुमा यह सुरंग भी अंधेरी नहीं थी। उसमें उजाले की पूरी व्यवस्था की गई थी। तीनों सुरंग में प्रविष्ट हो गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन इन धड़कनों में खौफ का भाव नहीं था, बल्कि यह जिज्ञासा व उत्सुकता ही थी जो उनके दिल धड़का रही थी। इस रहस्य में दुनिया के सौंदर्य पर उन्हें विश्वास ही कहाँ आ रहा था। सुरंग में चलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके पांव तले मोटा कालीन है। प्रोफेसर दयाल ने झुककर इस कालीन को देखा था और फिर एक गहरी सांस लेते हुए सीधा हो गया। सुरंग वास्तव में ही लंबी थी और लगभग 200 गज के बाद बाईं तरफ घूम गई थी, लेकिन ज्यों ही वो घूमे उन्हें तीव्र रोशनी नजर आई। यह प्राकृतिक रोशनी थी, यानी कि यह गार से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता था। वे धीरे धीरे चलते हुए सुरंग के मुहाने पर पहुंच गए और फिर दूसरी तरफ देखकर एक बार फिर उनकी आंखें हैरत से फैल गई। यह कोई बाहरी जगह नहीं थी, बल्कि यह भी इस रहस्यमय गुफा से ही संबंधित थी। एक हरा भरा मैदान, या जिसे एक खूबसूरत लॉन की शक्ल दी गई थी। चारों तरफ फलों के पेड़ थे, उनके नीचे फूल खिले हुए थे। उनके ठीक मध्य में संगमरमर का एक खूबसूरत हौज बना हुआ था और इस हौज के साफ निर्मल पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। हौज के किनारे किनारे संगमरमर की ही तराशी हुई कलात्मक बेंचें पड़ी हुई थी। ख्वाबों का सा दिलकश दृश्य मालूम होता था यह। जिस किसी ने भी यह गुफा और यह दुनिया बनाई थी, निसंदेह ही कलात्मक रुचि का मालिक था वह। लेकिन वह कौन था, कहाँ था, यह किसी को भी मालूम नहीं था। उन्होंने लॉन का एक चक्कर लगाया। तीनों खामोशी थे। प्रोफेसर ने दोनों लड़कियों को रुकने के लिए कहा और स्वयं फलों से लदे एक वृक्ष की तरफ बढ़ गया। जब उसने पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया तो दोनों लड़कियां सहम गई। उन्हें अलिफ लैला का किस्सा और कई तिलिस्मी कहानियां याद आ गई, जिसमें इस प्रकार के रंग जादूगरों के होते हैं और फलों को हाथ लगाते ही शमशम देव आ जाता है। लेकिन प्रोफेसर ने इत्मीनान से फल तोड़े और उन्हें झोली में भर इनके पास लौट आया। इस साम्राज्य के सम्राट की तरफ से हमारे लिए प्रथम भेंट, उसने मुस्कुराकर फल लड़कियों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो वे भी मुस्कुरा दी। यह फल हमारे लिए कितने अजनबी हो गए हैं। हमारी जुबान मछलियों के
फीके और कच्चे मांस की आदी हो गई है। पेट पूजा हो जाए, इसके बाद शायद दक्षिणा के रूप में कोई खजाना हमारी भेंट किया जाए, प्रोफेसर ने पूर्वता ही शोखी से कहा। इस तरह वह लड़कियों के मस्तिष्क से खौफ मिटा देना चाहता था और उन्हें इस रहस्य में घाटी के रहस्यों में दिलचस्पी लेने को तैयार कर रहा था। वह स्वयं भी अविश्वसनीय अवस्था से उलझा हुआ था। उसे भी यह सब कुछ एक ख्वाब ही लग रहा था। सभ्य दुनिया से दूर, इन पहाड़ों में, इन खतरनाक ढलानों के इधर यह रहस्यमय प्रदेश क्या महत्व रखता था। बेशुमार जादुई घटनाएं उसने भी सुनी और पढ़ी थी, लेकिन ऐसी किसी जादुई घटना को अपनी आंखों के सामने घटते देखेगा उसे यकीन नहीं था। यह सब कुछ इतना अविश्वसनीय था कि उसका जहन भी अस्थिर था और वे चाहते हुए भी वास्तविकता के दृष्टिकोण से किसी चीज का जायजा नहीं ले पा रहे थे। इन गुफाओं में जो कुछ था, इंसानी अक्ल इसे किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ उनकी निगाहों के सामने था। उन्हें इसको मानना ही था, इन अजूबों को स्वीकारना ही था। उन्हें न जाने कितना वक्त इस दुनिया में रहना था। अगर मस्तिष्क में भय समाया रहा तो जिंदगी कुछ और कठिन हो जाएगी। अगर यह जिन्नों और भूतों की दुनिया है तो उन्हें उनके साथ ही गुजारा करना था और वह इसके लिए अपनी बेटियों को तैयार कर रहा था। फल खाने के बाद उन्होंने अपने अंदर स्फूर्ति व ताजगी का एहसास किया। फिर उन्होंने हौज से चुल्लुओं में भरकर पानी पिया। प्रोफेसर बलात ही डकार लेते हुए बोला, तो यह साबित हुआ लड़कियों कि यहाँ उस ताबूत के अलावा कुछ भी नहीं है। संभव है इस रहस्य में दुनिया का शहंशाह शिकार खेलने गया हो और अपनी फौज के साथ वापस आने वाला हो। बहरहाल हम उसका इंतजार करेंगे। उससे मुलाकात भी काफी दिलचस्प रहेगी। हो सकता है वह जिन्नों और भूतों का मालिक कोई बूढ़ा जादूगर हो। उसने किसी राजकुमार को इस जादुई ताबूत में कैद कर रखा हो। क्या ख्याल है? क्यों ना हम इस राजकुमार को उस दुष्ट जादूगर के चंगुल से निकालने की कोशिश करें। यह तो तुम जानती ही हो कि ऐसे किस्सों कहानियों में आखिरकार मौत दुष्ट जादूगर की ही होती है, जीत सच्चाई व सुंदरता की ही होती है। क्यों ना इस जीत का कारण हम ही बन जाए। दोनों लड़कियां प्रोफेसर की इन दिलचस्प बातों पर मुस्कुरा दी। वास्तविकता यह थी कि इस दुनिया का तिलिस्मी प्रभाव उनके मस्तिष्क पर शेष नहीं रहा था। आप क्या करना चाहते हैं? बाला ने उत्सुक स्वर में ही पूछा। देखे तो सही कि ताबूत में कौन साहब आराम फरमा रहे हैं। उनके आराम में खलल डाला जाए। मगर वह लाश है, कविता हकलाई। यही तो मालूम करना है कि वह लाश क्यों है। फिर है तो इंसान की ही लाश ना, किसी गधे की तो है नहीं जो ताबूत से निकलते ही दुलत्तियां मारना शुरू कर देगी, प्रोफेसर ने कहा और उन्हें साथ ले वापस सुरंग की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे उसी ताबूत के निकट खड़े थे। ताबूत का जिस्म उसी अंदाज में था और चांदी की बोतल से पूर्वता चिंगारियां गिर रही थी। प्रोफेसर अब पूर्णतः सामान्य व जागरूक था। उसने बड़ी गौर से चिंगारियों की प्रतिक्रिया देखी। चिंगारियां ताबूत के ढक्कन से टकरा किसी द्रव्य की तरह उसमें समा रही थी और फिर यह द्रव्य शायद ताबूत के उस गुलाबी द्रव्य में मिल लुप्त हो जाता था जिससे ताबूत ठसाठस भरा था। प्रोफेसर काफी देर तक गिरती बूंदों व ताबूत में पड़ी लाश को देखता कुछ सोचता रहा। फिर कुछ सोच उसने चांदी की उस बोतल के उस छिद्र की तरफ हाथ बढ़ाया जिससे वह बूंद टपक रही थी। क्षणिक संकोच के बाद उसने अपनी हथेली उस सुराख पर टिका दी। चिंगारियां बनाता वह द्रव्य बहुत ही शीतल था। प्रोफेसर उस छिद्र पर हथेली रखे खड़ा रहा। उसकी निगाह ताबूत में रखी उस खूबसूरत लाश पर ही टिकी थी। वक्त बीतता गया और लगभग आधा घंटे तक प्रोफेसर उस बोतल का छिद्र बंद किए खड़ा रहा और फिर लगा जैसे उस लाश में कसमसाहट सी हुई है। प्रोफेसर के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। निसंकोच, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, प्रोफेसर आहिस्ता से बड़बड़ाया और उसी वक्त कविता के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। लाश की दोनों आंखें धीरे धीरे खुल गई थीं। वे चमकदार स्याह आंखें जिनमें दिल को मोह लेने का आकर्षण था। वे आंखें पहले हैरानी से छत को निहारती रही, फिर धीरे धीरे
उसकी पुतलियां घूमी और कविता और बाला के चेहरों पर केंद्रित हो गई और फिर लाश के हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। खूबसूरत पंक्तिबद्ध दांतों की कतारें चमकदार मोतियों की तरह चमकी और एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, एक साफ स्पष्ट सी सरगोशी। कोई वाक्य कहा गया था, लेकिन भाषा लड़कियों के लिए अजनबी थी। हाँ, प्रोफेसर के चेहरे पर हैरत के भाव और भी गहरे हो गए। वाक्य जिस भाषा में कहा गया था वह एक विशेष इलाके की प्राचीन जुबान थी और प्रोफेसर इस जुबान का थोड़ा सा ज्ञान रखता था। अगर उसका अंदाज गलत नहीं था तो वाक्य कुछ यूं था। शुक्र है, यह जागना भी उतना ही हसीन और दिलकश है जिसका मैं इच्छुक रहता हूँ। लड़कियां ताबूत के पास से हट गई थी। वे एक दूसरे से चिपटकर खड़ी हुई थी और उनके शरीर में एक हल्का सा कंपन था। उनकी टांगें बेजान हुई जा रही थी। तब प्रोफेसर ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं ताबूत से निकलने में तुम्हारी मदद करूं? उसी वक्त उसने पहली बार गर्दन घुमाकर प्रोफेसर की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ और जिंदगी पैदा हो गई। फिर उसके होठों से एक बड़बड़ाहट सी निकली जिसका अर्थ प्रोफेसर ने समझ लिया। उसने कहा था, और यह भी शुक्र है कि उनके साथ एक बुजुर्ग भी है, वरना यह सौंदर्य मेरी जिंदगी से भयभीत हो जाता। प्रोफेसर इस भाषा को एक सीमा तक ही समझ सकता था, पर उस भाषा का एक भी शब्द बोलना उसके बस की बात नहीं थी। वह भी शायद प्रोफेसर की भाषा को समझ नहीं सका था, क्योंकि उसने प्रोफेसर की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर उसने अपने दोनों हाथ समेटे और उन्हें ताबूत के किनारों पर जमा उठकर बैठ गया। उसकी निगाह चांदी की बोतल पर पड़ी और उसके होठ सिकुड़ गए। प्रोफेसर ने हथेली हटाते समय उस छिद्र में पर्दे के कपड़े का टुकड़ा ठूंस उसे बंद कर दिया था। बंद छिद्र को ही घूरते वह बोला था, ओह, वक्त पूरा नहीं हुआ, बल्कि बीच ही में जगा दिया गया हूं। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ आशा के अनुकूल ही है। फिर वह ताबूत के अंदर खड़ा हो गया। दोनों लड़कियां भयभीत सी ही कुछ और पीछे हट गई। तब उसने हाथ उठाया और मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ बोला, तुम इन्हें बताओ मेरे बुजुर्ग कि मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं तो सौंदर्य का उपासक हूँ। मैं इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। प्रोफेसर दयाल की समझ में कुछ शब्द आए, कुछ नहीं। वह प्रोफेसर की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मेरी जुबान नहीं समझते? अब वह खाली खाली निगाहों से ही प्रोफेसर को देख रहा था, किंतु दूसरे ही क्षण उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यह स्थिति मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन ठहरो, मेरे पास इसका हल भी मौजूद है। वह ताबूत से बाहर निकल आया और हाथ पांव व शरीर के दूसरे अंगों को यूं हरकत देने लगा जैसे रग नसें ठीक कर रहा हो। मामूली सी इस कसरत से उसके अंग खुल गए। फिर वह छोटे छोटे कदम उठाता एक तरफ बढ़ गया। उसका रुख एक अलमारी की तरफ था। फिर चमड़े की एक बोतल उठाकर वह दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ गया। यहाँ से उसने लकड़ी के 4 खूबसूरत गिलास निकाले। इन गिलासों में उसने उस बोतल का रंगीन द्रव्य उड़ेला और गिलास उठा उनके निकट आ गया। पहला गिलास उसने प्रोफेसर की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया। फिर वह बाला व कविता की तरफ बढ़ गया। पूर्ण सम्मान व शालीनता के साथ ही उसने गिलास उनके आगे कर दिए। दोनों ने एक साथ ही गर्दन हिला दी। उसके होठों पर वही मोहक मुस्कान फिर उभर आई। नहीं, मैं जवाब। वही गर्दन की लयबद्ध हरकत। युग बीत गए, अंदाज नहीं बदले। इंसान कभी नहीं बदल सकता। मैं भी वही हूँ सुंदरियों। सदियों से पूछो, ये बीती शताब्दियां ही बता सकती हैं कि मैं क्या हूँ। बीती सदियों के माह और साल मेरे इश्क की गवाही देंगे। मैं तो तुम्हारा अहित कर ही नहीं सकता। इसे पी लो, यह हमारे बीच इस अजनबियत को खत्म कर देगा। यह मस्तिष्क की दूरियां मिटा देगा। हम एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। देखो, मैं भी इसे पी रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ सकूं, अंदाज लगा सकूं कि मैं अब कौन सी शताब्दी में हूँ। उसने अपना गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में उसे खाली भी कर दिया। प्रोफेसर उसकी हरकत देख रहा था, उसकी आवाज सुन रहा था। उसके भावों से इतना अंदाजा तो वह भी लगा सकता था कि वह उनसे इस द्रव्य को पीने का अनुरोध कर रहा है।
उसने भी गिलास मुंह से लगाया और खाली कर दिया, पर लड़कियां अभी तक साहस नहीं कर पाई थी। शरबत जैसा वह द्रव्य बड़ा ही सुगंधित व स्वादिष्ट था, लेकिन यह उसका प्रभाव कैसा था? प्रोफेसर को अपने जहन की कई खिड़कियां खुलती महसूस हुई। एक अजीब सी सनसनाहट के बाद यह सब कुछ अधिक उजला व साफ सा नजर आ रहा था। वह प्रोफेसर के ठीक सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी निगाहें बूढ़े प्रोफेसर का जायजा ले रही थी। वह दिलचस्पी से प्रोफेसर के लिबास को देख रहा था और फिर उसकी आवाज उभरी, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा दिमाग रोशन हो गया होगा। बुजुर्ग, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? और बूढ़े प्रोफेसर की आंखें मारे आश्चर्य की फैल गई। यह तो उसी की भाषा थी। वह प्रोफेसर की अपनी भाषा में बात कर रहा था। इस भाषा को अपनी मातृभाषा की सी रवानी व स्पष्टता से बोल रहा था। तुम हमारी भाषा बोल रहे हो? उसने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। यह ख्यालात की भाषा है, विचारों की भाषा है, यह वक्त की भाषा है। मैं वही जुबान बोल रहा हूं जो कुछ देर पहले बोल रहा था। तुम अपनी भाषा बोल रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब शब्दों का महत्व समाप्त हो गया है। हमारे विचार एक दूसरे से परिचित हो गए हैं। शब्द कुछ भी हो, उन शब्दों का वही भाव तुम्हारे मस्तिष्क में आएगा जो कहा गया है। कृपया इन लड़कियों से भी कहो, वे भी हम में सम्मिलित हो जाएं। आश्चर्यजनक, भगवान कसम, अविश्वसनीय। लेकिन तुम्हारी यह प्रयोगशाला देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए यह असंभव नहीं। लाओ, ये गिलास मुझे दो, प्रोफेसर ने कहा और उसके हाथों से दोनों गिलास ले लिए। इसे पी लो। वह लड़कियों के निकट आ बोला, यह कोई खतरनाक चीज नहीं है। शायद हमें किसी महान हस्ती से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसे पी लो। संभव है 20वीं सदी की इस अलिफ लैला सी तिलिस्मी कहानी के लेखक हम ही हो। लड़कियों ने झिझकते हुए गिलास ले लिए। एक हल्का सा घूंट लेकर पहले उस शरबत को चखा और फिर गिलास खाली कर दिए। प्रोफेसर उनके सामने खड़ा उनकी हालत देख रहा था। लड़कियों ने आंखें मूंद ली। शायद वह मानसिक आघात सहन नहीं कर सकी थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही उन्होंने आंखें खोल दी। वे चकित सी ही प्रोफेसर को देख रही थी। फिर ताबूत वाला वह इंसान धीमी धीमी कदमों से चलता हुआ उनके निकट आ गया। मित्रता का अभिवादन स्वीकार हो, उसने तनिक झुकते हुए कहा, और लड़कियों के मुंह आश्चर्य से खुल गए। इनसे पहले वे उसकी जुबान नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब तो वह उन्हीं की भाषा बोल रहा था। इस छोटी सी दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तभी प्रोफेसर भी बढ़कर इनके पास आ गया। वह प्रोफेसर से संबोधित हुआ, मुझे अपना मित्र ही समझो और मुझसे शंकित न हो। लेकिन इस मित्र के व्यक्तित्व से तो हम अभी तक अपरिचित ही हैं। प्रोफेसर ने संभलते हुए कहा, इसके लिए कुछ समय चाहूंगा। अतिथि सत्कार के लिए भी तो मुझे कुछ समय चाहिए। क्या मुझे आज्ञा है? प्रोफेसर ने गर्दन हिला दी। उसने लड़कियों की तरफ झुकते हुए सम्मान प्रदर्शित किया और एक तरफ चल दिया। बड़ी शाहाना चाल थी, बड़ा गर्वमय अंदाज था। वह बड़ा स्मार्ट था और उसका व्यक्तित्व हर एक पर छा जाने वाला। फिर जब वह निगाहों से ओझल हो गया तो बाला उलझे उलझे लहजे में बोली, यह सब क्या है डैडी? ऐसा जिसे मस्तिष्क कबूल नहीं कर रहा। फिर भी वह शालीन व सभ्य लग रहा है। ऐसे शख्स से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन वह उस ताबूत में क्या कर रहा था? उसका शरीर पूरी तरह उन गुलाबी द्रव्य में डूबा हुआ था। वह उस हवाबंद ताबूत में कैद था। इस पर भी वह जिंदा? भगवान जाने वह कौन है और वह क्या लीला है, पर हमें उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। संभव है इस रहस्य में इंसान के साधन भी असीमित ही हों। मुमकिन है वह हमें भारी दुनिया तक पहुंचा दे। भगवान करे। कविता के मुंह से हसरत भरी आह के साथ निकला, उसने खुद पर दिखावे का व्यक्तित्व न ओढ़ रखा हो डैडी। अपनी असली शक्ल में आकर वह हमारे लिए खतरनाक ही साबित न हो। बाला का लहजा शंकित ही था। ऐसी सूरत में भी हम विवश ही हैं। अब तो भाग्य ही हमारे लिए रास्ता निश्चित करेगा। हम बेबस हो चुके हैं। वह शरबत कैसा था डैडी? कविता ने पूछा। तुम इस प्रयोगशाला को देख रही हो? इससे तो लगता है
वह कोई महान वैज्ञानिक है। मुमकिन है वह इस वीराने में कोई प्रयोग ही कर रहा हो। फिर तो उसका संबंध बाहरी दुनिया से जरूर होगा। वह शरबत उसके कथनानुसार ख्यालात को समझने में सहायक होता है, यानी कि होठ किसी भी भाषा में कुछ भी कहें, वह उसी भाषा में हम तक पहुंचेगा जो हम बोलते हैं, जानते हैं। ओह, इसीलिए हम उसकी भाषा समझने लगे हैं। हाँ, उसका यही कहना है। लेकिन यह फ्रॉड भी तो हो सकता है डैडी। हो सकता है स्वयं को रहस्यमय और प्राचीन सिद्ध करने के लिए यह अभिनय कर रहा हो। बाला जाने क्यों अभी तक शंकित थी। इसका अनुभव तुम कर सकती हो। वह दोबारा हमसे बात तो करेगा ही। होठ हिलने के अंदाज से बात का पता चल जाता है। तुम उसके होठों पर निगाह रखना। अगर उसकी अदायगी शब्दों से मेल खाती होगी तो हम उसे फ्रॉड समझ सकते हैं, वरना फिर हमें उसकी बातों पर यकीन करना ही होगा। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी, उत्तेजित सी ही बोली बाला। उसी वक्त दूर से वह आता नजर आया। उसका लिबास बदल चुका था और वह उसे देखकर हैरान ही तो रह गए। वह उत्कृष्ट ढंग का सूट पहने हुए था, जिस पर मैच करती टाई भी बांधी हुई थी। हाँ, बालों का स्टाइल वही प्राचीन ही था और इससे उसका आकर्षण और भी बढ़ गया था। निसंदेह ही लड़कियों ने उससे अधिक स्मार्ट नौजवान अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वे तीनों अपलक ही उसे निहारते गए। बुजुर्ग, क्या मैंने इस लिबास का इस्तेमाल गलत किया है? उसने बूढ़े दयाल के सम्मुख आ खड़े हो कहा। दयाल उसका चेहरा देखने लगा। उसके भावों में बच्चों की सी मासूमियत थी। लेकिन इतनी सी देर में यह खूबसूरत लिबास तुमने प्राप्त कहाँ से कर लिया? प्रोफेसर अपनी हैरत बचा नहीं पाया। उसके होठों पर वही मोहक सी मुस्कान फैल गई। यह एक लंबी कहानी है। आओ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बंदोबस्त किया है। तुम लोगों को शायद कोई हादसा पेश आया है। मैं तुम्हारे चेहरों पर खराशे देख रहा हूँ। एक बात और बताओ, क्या तुम्हारे और साथी भी हैं? वे, प्रोफेसर ने उदासी से कहा, लेकिन अब उनमें से कोई जीवित नहीं है। मुझे हमदर्दी है। बहरहाल उन्होंने मौत को अपना लिया है। अंत का अपना ही एक सौंदर्य होता है महोदय। तुम उनके लिए दुखी हो, लेकिन तुम क्या जानो कि उन्होंने कैसा सुकून पाया है। उसके भावों से हसरत नजर आ रही थी। वे तीनों चकित से ही उसकी सूरत देखते रह गए। उसकी बात उनकी समझ में नहीं आई थी। आओ सुंदरता की देवियों, मैंने तुम्हारे लिए और अपने इन बुजुर्ग के लिए लिबासों का बंदोबस्त किया है। आप लिबास बदल ले, उसके बाद ही जीवन के दूसरे सुखों का आनंद उठाएंगे। उसने दोनों लड़कियों के हाथ पकड़े। वह उन्हें लिए हुए एक दरवाजे में दाखिल हो गया। प्रोफेसर को याद नहीं आया कि वो पहले भी इस दरवाजे से यहाँ आए थे या नहीं, पर वह उस सामान को पहली बार ही देख रहा था जो वहाँ मौजूद था। तुम्हें मेरा इस तरह लड़कियों का हाथ पकड़ना पसंद नहीं आया? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सौंदर्य का उपासक हूँ। मुझसे किसी दुर्व्यवहार की आशा तुम कभी भी न रखो। मेरी इस छोटी सी दुनिया में तुम मेरे मेहमान हो। उसने दोनों लड़कियों के हाथ छोड़ दिए, फिर शांत अपनत्व भरे लहजे में ही बोला, निसंकोच ही लिबास पसंद कर बदल लो और फिर इस दरवाजे से बाहर आ जाना। माननीय बुजुर्ग, तुम मेरी तरफ से जरा भी चिंतित न हो। तुम्हारे जज्बात का मैं ख्याल रखूंगा। कहते हुए वह बाहर निकल गया। प्रोफेसर और लड़कियां एक दूसरे को देख रहे थे। लड़कियां कुछ शर्मिंदा सी थी। प्रोफेसर बात बदलते हुए ही बोला, क्या तुमने उसके होठों पर गौर किया? हाँ डैडी। क्या लगता है? उसके शब्दों की अदायगी शब्दों से अलग ही होती है, बाला ने कहा। मेरा भी यही ख्याल था और इन हालात में हमें उसके कथन पर विश्वास करना ही होगा। उचित यही है कि हमें उससे सहयोग करना चाहिए। तुम भी इस बात का ख्याल रखोगी। वह हमारे काम आ सकता है। उसकी योग्यताएं हमारे लिए खतरनाक भी हैं। कोई भी ऐसा काम न करना जो उसे अच्छा न लगे, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ नैतिकता से भी मुंह मोड़ना पड़े। मेरी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों पर पूरा पूरा यकीन है। शुक्रिया डैडी, बाला ने झुकी निगाहों से ही कहा। बस अब लिबास बदल लो। मैं भी अपने लिए कुछ तलाश कर लेता हूँ। इन कपड़ों को देखकर ये लिबास बदन पर चुभने लगा है।
प्रोफेसर ने कहा। उसने अपने लिए पुराने ढंग का एक ढीला ढाला लिबास चुना और उसे उठाकर दूसरी तरफ चला गया। कविता ने बाला की तरफ देखा। थोड़ी ही देर बाद वे तीनों लिबास बदल उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जिसके बारे में उसने बताया था। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लंबी राहदारी थी जो पहाड़ी से काट कर ही बनाई गई थी। इस राहदारी के अंत पर एक कमरा था। वह कमरे में एक खूबसूरत मेज के सामने खड़ा था। मेज पर चांदी की चमकदार तश्तरियां रखी हुई थी जिनमें सूखे मेवे और खुश्क गोश्त सजा हुआ था। उसने शालीनता से ही उन्हें मेज के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और फिर स्वयं भी एक कुर्सी पर बैठ गया। शुरू कीजिए, मुझे मेहमानों के साथ बैठकर बड़ी खुशी हो रही है, उसने कहा। प्रोफेसर ने मांस का एक टुकड़ा उठा लिया। उसने उसे चखा और फिर मजे ले लेकर खाने लगा। बड़ा लजीज गोश्त था। कविता और बाला भी एक मुद्दत के बाद ढंग के खाने का आनंद लेने लगी और उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। उन्हें अपने बाप की भविष्यवाणी याद आ रही थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ के सम्राट को जाग जाने दो, न जाने हमें कैसी कैसी भेंटें स्वीकार करनी पड़े। हालांकि यह सब तब उन्होंने महज मजाक में ही कहा था, पर वही सब भाग्य ने उनकी झोली में डाला था। इस रहस्यमय दुनिया का यह सम्राट भी कुछ कम रहस्यमय नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए बेचैन हूँ नौजवान। हैरत है कि मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। प्रोफेसर ने गोश्त के एक बड़े टुकड़े को चबाते हुए कहा। मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सा समय देना होगा। मेरी कहानी छोटी सी नहीं है। अगर ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलते रहें तो लंबे समय तक भी तुम्हारी दास्तान सुन सकता हूँ, प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा। यह सब कुछ तुम्हें पूरी जिंदगी भी मिलता रह सकता है। इन सब चीज़ों की यहाँ कोई कमी नहीं है। वह भी मुस्कुरा दिया था। आश्चर्य की ही बात है, हालांकि यहाँ मैंने ऐसे जानवर नहीं देखे जिनका शिकार किया जा सके। शायद वे इस घाटी के किसी छुपे क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिकार के जानवर इस घाटी में कहीं नहीं पाए जाते। यह गोश्त जो तुम खा रहे हो सदियों पुराना है। और हाँ, यह तो अब तुम ही बता सकते हो कि यह कौन सी सदी है। क्या मतलब? प्रोफेसर का हाथ रुक गया। कविता और बाला भी चौंक पड़ी थी। खाते रहें, मैंने ठीक ही कहा है, उसने गंभीरता से कहा। शायद तुम मजाक कर रहे हो, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वह भी मुस्कुरा दिया। शायद, उसने कहा और खाने में मगन हो गया। तबीयत भर जाने तक खाने के बाद वे मेज से उठ गए और वह उन्हें साथ लिए एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां चारों तरफ सपाट दीवारें थीं। एक दीवार के निकट पहुंचकर उसने उस दीवार के एक हिस्से पर दबाव डाला और दीवार में एक चौड़ी सिल किसी बेआवाज दरवाजे की तरह खुल गई। अंदर विचित्र सी धातु के बने संदूकों में गोश्त के टुकड़े ऊपर तक चुने हुए थे। प्रोफेसर का मुंह आश्चर्य से खुल गया। मैंने मजाक नहीं किया था। एक विशेष क्रिया द्वारा इस गोश्त को सदियों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। इसमें ताजा गोश्त का सा स्वाद व गुण सदैव बने रहेंगे, उसने कहा और प्रोफेसर मुंह फाड़े उसे देखता ही रहा। मुझे अपने बारे में बताओ दोस्त, तुम तो सचमुच ही मुझे किस्सा अलिफ लैला का कोई पात्र मालूम होते हो। क्या तुम कोई जादूगर हो? जादू? अलिफ लैला? वह तिरस्कारपूर्ण अंदाज में मुस्कुराया, फिर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आओ बैठक में चलें, वहीं बैठकर बातचीत करेंगे। तुम्हारे बारे में बेशुमार उलझने हमारे जहनों में हैं। क्या तुम एक मित्र के नाते उन्हें दूर नहीं करोगे? मैं हाजिर हूँ माननीय बुजुर्ग, मैं तुम्हारी हर उलझन दूर करने के लिए तैयार हूँ, तर्कों सहित, प्रमाणों के साथ, और इसके साथ मैं संतुष्ट ही हूँ कि तुम मेरी हर बात की हकीकत समझ सकोगे। मेरा नाम दयाल है, प्रोफेसर ने अपना परिचय दिया, और यह मेरी दोनों लड़कियां बाला और कविता हैं। दयाल यानी कि दान देने वाला, कविता दिल के उद्गार, प्यार का संगीत, और बाला सौंदर्य का प्रतीक, यौवन का आकर्षण। बड़े सुंदर व अर्थपूर्ण नाम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब यही बात भी कम आश्चर्यजनक नहीं थी कि हमारी भाषा से अपरिचित होते हुए भी तुम उसके अर्थ समझते हो।
तुम्हारे जिस्म पर प्राचीन लिबास था, लेकिन अब तुम सूट में नजर आ रहे हो। यह सब कुछ क्या है? या तो सुंदर जादू, या फिर तुम कोई एडवेंचर पसंद हो जो इस वीराने में तफरी हेतु ठहरे हुए हो, प्रोफेसर ने कहा और हंस पड़ा। अभी यह सब कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेरे बारे में तुम्हारा और क्या ख्याल है? तुम शीशे के ताबूत में लेटे हुए थे, जिसमें ऊपर तक कोई गुलाबी द्रव्य भरा हुआ था और ऊपर एक बोतल लटक रही थी जिससे चिंगारियां टपक रही थी। मेरी समझ नहीं आया वह क्या था। चिंगारियां जिंदगी थी, आत्मा को जीवित रखने में सहयोगी थी। नींद को गहरी व शांतमय बनाने में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था, और वह गुलाबी द्रव्य शरीर का रक्षक था। लेकिन तुम अभी वह सब कुछ नहीं समझ सकते। तब तुम कोई वैज्ञानिक हो और दुनिया से दूर इस वीराने में प्रयोग कर रहे हो। तुम्हारे सब अंदाजे गलत है मेरे दोस्त। कुछ सब्र करो, मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा तुमसे, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो। आओ, इस कमरे में आओ, मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाऊं। और वह उन्हें साथ लिए एक कमरे में प्रवेश कर गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।